नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में दो दल मिल तो चुपके चुपके रहे हैं, लेकिन उनके इस मिलन की खबर सभी को है, या यूं कहें कि ये खबर आम हो गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की ये पार्टी एक कोई नया समीकरण भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रही है, ऐसी चर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। सुभासपा यानी सुहेल देव समाज पार्टी भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद एक लंबे अंतराल के बाद, जब से उन्होंने मंत्रिमंडल से नाता तोड़ा था और योगी आदित्यनाथ को जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के खूब खरी खोटी सुनाई थी, उसके बाद पहली बार आज ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के साथ योगी आदित्यनाथ से मिले और वो तस्वीरें भी आम हुई। आखिरकार योगी से उनकी मुलाकात हो ही गई। इस बीच जब ये पता चला एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सहयोगी निषाद पार्टी को, तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद भी अपने बेटे के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। जाहिरा तौर पर तो संजय निषाद ने इस बात को स्वीकार किया कि उनकी मुलाकात मछुआरा समाज के उत्थान के लिए जो बजट योगी आदित्यनाथ ने अलॉट किया है, आवंटित किया है, उसके लिए वो धन्यवाद देने गए थे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये धन्यवाद का मसला नहीं था। जैसे ही संजय निषाद को पता चला कि ओम प्रकाश राजभर योगी जी से मिले हैं, उसके बाद उन्होंने भी कुछ कहने और कुछ सुनने के लिए योगी आदित्यनाथ से समय लिया और उनसे मुलाकात की। दोनों राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल हैं, इनका उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में असर देखा गया है और यही वजह है कि संजय निषाद की पार्टी के भी ठीक ठाक विधायक इस बार जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और अखिलेश यादव के सहयोग से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी विधानसभा में ठीक ठाक स्थान मिला। जाहिरा तौर पर तो ये कहा गया कि ये मुलाकातें सिर्फ हालचाल के लिए थीं, लेकिन वास्तव में इस तरह की मुलाकातों के अपने राजनीतिक मायने होते हैं, राजनीतिक संदेश होते हैं, संकेत होते हैं, और इस तरह की मुलाकातें राजनीतिक आहट भी लेकर आती हैं। फिलहाल आज की मुलाकात के मायने भाजपा के आला कमान की जो पूरब की राजनीति की अंक गणित है, उसको सेट करने को लेकर एक कवायद के तौर पर माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब बिना राजभर के बीजेपी ने पूरब में कमल खिला दिया, तो फिर एक बार राजभर की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? सवाल बड़ा है, लेकिन उत्तर इसका सरल है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पास होने के लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बीजेपी तो जाहिर सी बात है उसे पुराने साथियों की तरफ देखना होगा। बीजेपी के पुराने साथी भी पाला बदल चुके हैं और नए साथी बीजेपी को मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में रूठे हुए लोगों को, या जो जिनको अब लग रहा है कि इनको कहीं विपक्ष में ठिकाना नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को मनाकर एक बार भारतीय जनता पार्टी एक नए तरीके से समीकरण साधने की कोशिश कर रही है और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात एक नए सूरत हाल को बयां कर रही है। और कुल मिलाकर ये सूरत हाल यही है कि जो बीजेपी की राजनीति है उसमें झोली किसकी भरेगी? राजभर की भरेगी, संजय निषाद की भरेगी, या बीजेपी की भरेगी? मंथन में आज यही सवाल। एक सूरत हाल आपको हमने उत्तर प्रदेश का बताया और पूरा एक गुणागणित आपके सामने है। ओम प्रकाश राजभर अब जाहिर तौर पर, कम से कम मैं पूरी तरीके से जो भी मेरा अनुभव है पत्रकारिता में, उसके आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि ओम प्रकाश राजभर अब शायद ही कोई राजनीतिक दल या कोई उनका राजनीतिक साझीदार जो सीनियर पार्टनर के रूप में
उन्हें अपने साथ शामिल करे, वो बहुत अविश्वास के लायक राजनीति में वो बचे नहीं। क्योंकि जिन अखिलेश यादव के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को गरियाते हुए गए थे, ढोल नगाड़े पीटे थे, बड़े बड़े दावे किए थे, 6 महीना के अंदर ही सड़कों पर वो अखिलेश यादव को गरियाते नजर आ रहे हैं, एसी वाला नेता बताते नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने बहुत धैर्य रखा और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, यह कहते हुए कि वो स्वतंत्र हैं। ऐसा ही कुछ हाल शिवपाल यादव का भी है। लेकिन संजय निषाद, जो खबर है हमारे पास, संजय निषाद ये याद दिलाने गए थे योगी आदित्यनाथ को कि आपने जैसे भी हमें जिस हाल में रखा, जो मंत्रालय दिया, जो भी आपने हमारे लिए किए उसका धन्यवाद, हमारे समाज के लिए किए उसका धन्यवाद। लेकिन उन लोगों को जरा सोच समझ कर शामिल कीजिएगा जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, या राजनीति में उनकी रिलायबिलिटी उतनी है नहीं। हालांकि अंदर की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ कतई किसी हालत में ओम प्रकाश राजभर से मिलना नहीं चाहते थे। वो बिल्कुल नहीं मिलना चाहते थे, किसी दशा में नहीं मिलना चाहते थे, साफ तौर पर कह दिया। क्योंकि मिलने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं थी। शायद ही कोई ऐसा मंच हो जिसमें योगी आदित्यनाथ को उन्होंने भला बुरा ना कहा हो, खरी खोटी न सुनाई हो। और मंत्रालय में रहते हुए भी उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधे आक्षेप लगाते हुए ये कहा था कि वो पिछड़ों की बातें नहीं सुन रहे हैं, पिछड़ों के कल्याण के लिए काम कतई करने को तैयार नहीं। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाकर वो मंत्रिमंडल से हटे थे। तो जाहिर सी बात है योगी ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, वो कतई नहीं मिलेंगे। लेकिन राजनीतिक जो रणनीति होती है, या राजनीतिक मजबूरी होती है, या शीर्ष नेतृत्व होता है, या आला कमान होता है, कोई एक कारण है जिसकी वजह से योगी जी ओम प्रकाश राजभर को अपने सामने बैठाने पर राजी हुए। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो तस्वीरें दिखाई जाएं ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ के मुलाकात की। और दूसरी तस्वीर जो संजय निषाद और उनकी आपने देखी कि बैक टू बैक ये 2 तस्वीरें आ जाएं। दोनों पूर्वांचल के नेता, पिछड़ों अति पिछड़ों के नेता, एक नया समीकरण क्या बीजेपी साधने जा रही है। इसी तरह सूरत हाल यह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वह भले ही प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से लड़ने वाली जो बात है, जो उसकी चर्चा थी, उसको खारिज कर दिया हो, लेकिन यह जग जाहिर है कि चुनाव लड़ने के बाद भी जदयू ने ही फ्लोट की थी। और ये पैमाना एक तरीके से उन्होंने तय किया था, मापने की कोशिश की थी, ये बात हवा में उछाल के कि इसका कितना एक्शन और रिएक्शन होता है। जदयू करंट देखना चाहता था कि नीतीश के इस पैतरे में कितना करंट है, और इसके बाद यूपी के सियासी दल और बीजेपी इस पैतरे को कैसे लेती है, ये भी जेडीयू और जो विपक्ष है वो जानना चाहता था। जैसे ही नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ने की बात उनकी सामने आई, ये कहा गया कि वे फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गुजरात से आकर नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो नीतीश कुमार ने कुछ वैसा ही परसेप्शन बनाने की कोशिश की। और फूलपुर जो कुर्मी बहुल इलाका है, उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की आबादी बहुत जबरदस्त है, जिस बिरादरी से नीतीश आते हैं और बहुत ताकतवर हैं, आर्थिक रूप से बड़े संपन्न बिरादरी है ये। तो जैसे ही नीतीश कुमार की चुनाव लड़ने की उत्तर प्रदेश से बात हवा में आई, वो कहा गया पूर्वांचल को वो साधेंगे और फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो इलाहाबाद की एक सीट है, प्रयागराज की एक सीट है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने अपनी रणनीति को नए सिरे से सोचना समझना शुरू किया। और शायद ओम प्रकाश राजभर शायद अब तक बीजेपी के गठबंधन या बीजेपी में शामिल हो चुके होते, लेकिन योगी आदित्यनाथ की नाराजगी अब तक उनको भारतीय जनता पार्टी के करीब लाने से दूर रखती रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी भी बेचैन दिखी। हालांकि जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी का कोई वक्तव्य आया भी नहीं, और भीतर जो चर्चाएं हुई उसमें भी इस तरह की कोई बात छनकर सामने आई नहीं। सपा अपने आप को यूपी का प्रमुख विपक्षी दल मानती है, और वह है भी। उसके 100 से ज्यादा विधायक हैं, पूरे प्रदेश में संगठन के लोग हैं, लेकिन वह लगातार 3 बड़े चुनाव हार चुकी है। मनोवैज्ञानिक तौर पर समाजवादी पार्टी दबाव में है, क्योंकि उपचुनाव में भी उसने अपने गढ़ आजमगढ़ और रामपुर को खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों किले फतेह कर लिए हैं। तो ये पूरी कथा काया है विपक्ष की, पूरी गुणागणित है।
लेकिन पूर्वांचल बड़ा महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल का जो किला है उसे भेदना बेहद महत्वपूर्ण है। और पूर्वांचल की जो 2024 में जो रण होगा, वहां पर पूरे देश में जब आम चुनाव 2024 में होगा तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का इलाका बेहद महत्वपूर्ण होगा और वहां ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो अब इसे योगी आदित्यनाथ कैसे साधते हैं और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इसे कैसे साधते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे राजनीतिक संपादक शबी हैदर ने ओम प्रकाश निषाद माफ कीजिएगा संजय निषाद से बातचीत की, वो आप पहले सुनिए। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं। मेरा सवाल सर ये है कि लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, वो तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी जो है वो क्या रुख होगा? इंडिपेंडेंट लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा, कितनी सीटों पे लड़ेगी? क्योंकि आपके बेटे भी जो हैं वो लोकसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, कहते हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। और कहते कि राजनीति जो होती है माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो दोनों अलग अलग राज आते हैं और गले लगाने का मतलब डिजॉल्व नहीं होता है, मामले को सॉल्व होता है। उस समय एक रावण राज था और निषाद राज ने सेना देकर सॉल्व किया और रावण राज खत्म किया। तो उसी तरीके से देश में और प्रदेश में रावण राज चला लंबे समय से, उसको खत्म करने के लिए कि ये रावण राज दुख का राज है, इसे खत्म करने के लिए निषाद राज ने भी एक सेना बनाई। उसको भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई है, उन्होंने भी उनको धन्यवाद दूंगा कि निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया और इस सेना का इस्तेमाल हुआ और रावण राज खत्म हो गया। हम लोग एक अटूट गठबंधन के रूप में आए हैं, जैसे त्रेता का है उसी तरह में इस समय है। जब से मैं आया हूँ आपने देखा होगा कि राम मंदिर किस तरीके से बिना किसी खून खराबे का बन रहा है। एक भारतीय संस्कृति की स्थापना, भारतीय संस्कृति का जो पुनर्द्वार है इस समय पुनर्स्थापित करना, उसे भारतीय संस्कृति की एक पहचान फिर से जो मिटाने की कोशिश किया था विदेशियों ने और पिछली सरकारों ने भी उसे उचित रखा था, किसी प्रकार का काम नहीं किया। निषाद राज के किले को एक पर्यटक स्थल घोषित किया, अब ऐसे और ढेर सारे हमारे। तो ये चीजें हैं। अब जहाँ बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी हो और हम छोटे हों तो चिंता हमें क्या करना, चिंता तो उन्हें करना है। जिस तरीके से सम्मान 2000 मिला है, 2019 से आया 2022 है, 2024 में, तो हम लोगों को उद्देश्य है एक ही कि हम लोग कोई सीट एक नहीं लड़ते हैं, एक तैयार करते हैं। हम लोग पूरे 80 सीट तैयार करते हैं। यहाँ इवेंट की हम पूरे और देशों में और प्रदेशों में भी इनकी तैयारी करके देते हैं। तो हम लोग एक कोई सीट नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी 80 लड़ती है और गठबंधन भी 80 लड़ता है, ये खूबी हम लोगों की है। तो हम तीनों आदमी मिलकर 80 सीट पर तैयारी करते हैं, 80 सीट पर लड़ रहे हैं और 80 सीट जीत के देंगे हम लोग। सर एक और सवाल है मेरा, आज ओम प्रकाश राजभर जी मुलाकात की है मुख्यमंत्री जी से, तो इस संदर्भ में क्या आपको क्या लगता है? एक पॉलिटिकल मुलाकात है, एक शिष्टाचार की मुलाकात है? क्योंकि अगर चुनाव से पहले की हम बात करें तो वो कहते थे कि कुछ नारा लगाते थे मंच से मुख्यमंत्री जी को लेकर, आज जो है वो उनके सुर और भाषा बदली हुई है। देखो, हमारे एक बड़े भाई के रूप में है, क्या कौन कहता उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन कभी भी और एक जाति की लीडरशिप करते हों, अगर वो अपने जातियों के लिए किसी से मिलते जुलते हैं तो उसे हम कोई अन्यथा नहीं कर सकते। उन्हें हम धन्यवाद देंगे, कम से कम अपनी जातियों के कल्याण के लिए या इन जातियों के साथ न्याय हो सके उसके लिए अगर मुख्यमंत्री से मिल लें तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद। बिल्कुल प्लस होगा, यानी कि अगर राजभर भी हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, निषाद भी हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे और दूसरी अन्य जातियां भी हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो प्लस होंगे आप। यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन भाजपा अलायंस में स्वागत है और आगे उनको देखा जा सकता है। देखिए, काम तो शीर्ष नेतृत्व का, केंद्र और भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि हम बड़े भाई मान लेते, बड़े भाई जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनके ऊपर है, वो क्या करते क्या नहीं करते। जी बिल्कुल। देखिए, संजय निषाद निश्चित तौर पर एक नारा लगाया करते थे कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्लाह आपकी मदद करता है, और संजय निषाद के जो निषाद वोट बैंक था वो प्लस हुआ और एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस ने। यही कामयाबी क्या 2024 के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी और अलायंस पा पाएगी? क्योंकि पहले संजय निषाद जी
मंत्रिमंडल से बाहर थे, आप वो मंत्रिमंडल के अंदर हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो इनकी शक्ति है वो दोगुने फोर्स के साथ गठबंधन के लिए काम करेगी। देखना यही होगा कि ये दोगुना फोर्स उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एंड अलायंस को कितनी सीटें जिता पाता है। लखनऊ में कैमरा पर्सन हैदर जैदी के साथ के न्यूज के लिए शबी हैदर। तो आपने सुना संजय निषाद ने कैसे बिल्कुल किनारे से निकल गए और इस सीधे ओम प्रकाश राजभर के मसले पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने इस बात का संकेत और संदेश दिया कि अगर अपनी जातियों के कल्याण के लिए, जाति के कल्याण के लिए कोई नेता, कोई नुमाइंदा अगर मिलता है मुख्यमंत्री से तो स्वागत है, अच्छा काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई पूरी भूमिका एक तरीके से बन गई। संजय निषाद भी आज मिले थे मुख्यमंत्री से और वो तस्वीरें भी सामने आई। ओम प्रकाश राजभर से हमारे राजनीतिक संपादक शबी हैदर ने कुछ सवाल किए। कि राजकुमार ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं और स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं बहुत तेजी से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि राजभर जी जो है वो एक गाना है उसकी लाइनें गुनगुना रहे हैं कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं हूं किसी और का फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है उनकी और काफ़ी आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत दिनों बाद मुस्कुरा रहे हैं। ये महाराज जी का प्रताप है, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद की मुस्कुराहट है, या कुछ भविष्य की राजनीति के संकेत मिल रहे हैं? मैं खुश हूँ 26 तारीख से लखनऊ से सावधान यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। जनता को सावधान कर रहा हूँ कि आज़ादी के बाद जो लोग आपका वोट लेके सत्ता में जाते हैं और सत्ता में जाने के बाद आपको भूल जाते हैं, उनसे सावधान रहिए। वो आपके बीच में आवे तो उनसे सवाल करो कि सत्ता में रहते हो तो हमारे रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, बिजली का बिल माफी के लिए, इलाज के लिए कानून क्यों नहीं बनाते हो? कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आपकी क्या मुलाकात हुई, किन बिंदुओं पर बात हुई? बहुत दिनों से आप मिलना चाह रहे थे, समय नहीं मिल रहा था, क्या बातचीत हुई? नहीं, देखिए 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, भर राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करो। 2 महीने के अंदर प्रदेश सरकार को निर्देश आया, कोर्ट का आदेश आया। उस बीच में एक दिन मुख्यमंत्री से मिला कि ये आदेश आया हुआ है, ये मेरे पास कागज है, इस पे क्या अब तक अमल सरकार नहीं कर पाई? तो उन्होंने कहा कि इसकी पूरी फाइल निकलवा करके आप ले करके हमसे मिलो, देखिए क्या है उसको, तब उस पर बात हो। अंदर की बात बताइए। अंदर की बात बता रहा हूँ, ये वाली बात, इसके अलावा जो बात हुई वो जो मैं मिला था चला आया, और कल की बात है, मैं पूरी नकल ले लिया। और देखिए 8वीं जब विधानसभा उत्तर प्रदेश की थी, उसी समय भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव यहाँ पास हुआ, दिल्ली नहीं गया। दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको हक नहीं मिल रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम वहाँ 27 अक्टूबर को एक महारैली करने जा रहे हैं। सर 24 के चुनाव को आप किस तौर पर देख रहे हैं? आप अपने आप को किधर देख रहे हैं, किसके साथ देख रहे हैं, किस तरीके का आप जो है वो बिल्कुल देख रहे हैं? थर्ड फ्रंट लड़ेगा या पार्टी 2 पार्टी सिस्टम में चुनाव होगा, क्या थोड़ा सा बताइए। हम इस समय के न्यूज के साथी के सामने बैठे हैं और हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में जो जातियां निवास करती हैं, उन जातियों के बीच में हम उनको जोड़ने में लगे हैं। और जहां तक आपका सवाल चुनावी गठबंधन, देखिए चुनाव के समय होता है, आप निषाद पार्टी का हो, चाहे जिसका भी गठबंधन, चुनाव के समय गठबंधन, अभी बहुत टाइम है। हम अपने संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं, अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं, और देश और प्रदेश गठबंधन से जूझ रहा है। तो उस गठबंधन में जब वो टाइम आएगा तो देखा जाएगा। ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। राजनीति असीमित संभावनाओं का खेल है, अनिश्चितताओं भरा खेल है। और जो ओपी राजभर जी हैं, ये माहिर खिलाड़ी हैं, यूं कहें कि ऑलराउंडर हैं। ये बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, और अगर एक ओवर में 6 छक्के लगाने की ज़रूरत होगी तो ये लगा देंगे। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजभर ने अपने आप को स्थापित किया है और कम से कम पूरब की राजनीति के राजकुमार कहे जाते हैं। लखनऊ में कैमरा पर्सन हैदर जैदी के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। बहुत कोशिश की शबी हैदर ने, लेकिन नहीं।
अभी पत्ते नहीं खोलेंगे राजभर, लेकिन संकेत और संदेश साफ हैं। अब इस पूरे मसले पर जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है और ये जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां, भर राज्य भर को अनुसूचित जाति, ये तमाम सारी चीजें जाहिरा तौर पर हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है, शबी हैदर का नजरिया। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, ये किसी गाने की बहुत मशहूर लाइनें हैं और ये लाइनें भारतीय राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गुपचुप वार्ता का दौर जारी है, लेकिन वो वार्ता, वो बातचीत, वो जो बातचीत हो रही है उसके जो निहार्थ हैं वो बंद कमरे से बाहर आ रहे हैं और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियां जल्द ही एक प्लेटफॉर्म पर दिख सकती हैं। जाहिर सी बात है 2024 का बड़ा चुनाव है, देश की सबसे बड़ी महापंचायत का चुनाव है और उस पंचायत के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, या यूं कहें कि कील काटे दुरुस्त कर रहे हैं। अगर पूरब की राजनीति की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर के जो वोट बैंक है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। एक बार फिर उसी फॉर्मूले के साथ भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है। हालांकि बीच में कुछ रिश्ते तल्ख हुए थे और उन तल्ख रिश्तों का जो असर है वो अभी तक दोनों दलों के बीच में दिखाई दे रहा था, लेकिन वो असर कम हुआ है और दोनों दल के जो नेता हैं वो एक जगह पर बैठे हैं, बातचीत हुई है, जिसका जो रिजल्ट है वो जल्द सामने दिखाई देगा। लखनऊ में कैमरा पर्सन हैदर जैदी के साथ के न्यूज के लिए शबी हैदर। तो आपने पूरा इसकी भूमिका, कथा, काया, तमाम जो पेच हैं वो सब आपके सामने हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से लौटेंगे तो मेहमानों का परिचय कराएंगे और फिर मंथन को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। हम हैं खबरों के सरताज, ताजा तरीन खबरों का आगाज। देखिए के न्यूज इंडिया पर सुबह सवेरे सुबह 7 बजे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीधे अब मंथन शुरू करते हैं। अभी ये भूमिका आज थोड़ा लंबी हो गई। मेहमानों का परिचय करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से समझने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और लगभग 30-32 साल का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले रंजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका के न्यूज़ पर समय देने के लिए, के न्यूज़ के दर्शकों को समय देने के लिए बहुत आभार। रामलोटन निषाद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता और ओबीसी समाज की रहनुमाई करते हैं। रामलोटन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ज्ञानेश्वर बीजेपी के प्रवक्ता, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, नमस्कार ज्ञानेश्वर जी। जैनेन्द्र प्रताप सिंह अर्कवंशी मुख्य प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, सुहेलदेव समाज पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और गगन यादव
अपना दल के प्रवक्ता है कृष्णा पटेल। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत और दर्शकों का भी बहुत अभिवादन और धन्यवाद कि धैर्य से वो हमें सुनते हैं। रंजीव जी के पास ही सीधे चलते हैं और अपने मुख्य विषय पर आते हैं। रंजीव जी, तस्वीरें आम हुई, ओम प्रकाश राजभर और योगी जी बहुत लंबे समय बाद आमने सामने वो बैठे। वो कहा जाता ना, एक टेबल पर नहीं बैठ पा रहे हैं। लखनऊ में चर्चा थी और उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा थी कि योगी जी मिलना नहीं चाहते राजभर से, और अंततः कैसे भी मिले, क्या मिले, आप बेहतर बता सकते हैं इस मुलाकात के मायने, और फिर इस मायने से और कितने मायने 2024 के लेकर निकलते हैं। रंजीव जी। धन्यवाद। दरअसल कुछ तकनीकी ऑडियो की दिक्कत थी, तो उन्होंने क्या कहा राष्ट्रपति और निशाद जी ने हम लोग नहीं सुन पाए। बहरहाल मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। देखिए, राजनीति में जो हम लोगों ने अब तक देखा है, तो कोई स्थायी दोस्त या कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। राजनीति में दोस्त बनते रहते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। ये हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो बहुत ही ज्यादा देखा है। आज की जो मुलाकात है, मैं इसको उसी संदर्भ में देखता हूँ। और ओम प्रकाश राजभर जी से अगर आप 2017 का चुनाव देखें, तो 2017 के विधानसभा के चुनाव से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका पदार्पण एक तरीके से हुआ, जब उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया और उनके विधायक जीते और विधानसभा में पहुंचे। 2022 के चुनाव में वो सपा के गठबंधन में थे। मुझे लगता है कि हाल के दिनों में जो उन्होंने पहले भाजपा छोड़ी, उसका समाजवादी पार्टी से उन्होंने नाता तोड़ा, तो मुझे लगता है कि एक किस्म का दबाव उनके ऊपर यह है, क्योंकि हम लोग खबरों को भी देख रहे हैं कि पूर्वांचल में लगातार राजभर की पार्टी को छोड़कर बड़ी संख्या में नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक किस्म का दबाव राजभर जी पर निश्चित रूप से है, तो वो अपने दल को, अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखें। जो पार्टी में एक किस्म की भगदड़ है, वो शायद उसको रोकना भी चाहते होंगे, तो उनके लिए संदेश देना जरूरी है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जाने की तैयारी में है या उनके साथ उनके संपर्क बन रहे हैं, ताकि ये भगदड़ रुके। मेरा मानना है कि ये शायद उसी रणनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी उनको अभी अपने साथ लेगी, मुझे इसमें थोड़ी शंका है। हो सकता है कि राजनीति, क्योंकि मैंने कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने उनकी मुलाकात जरूर मुख्यमंत्री जी से करवा दी होगी। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि वो एनडीए के गठबंधन में राजभर जी की एंट्री अभी तत्काल होगी। इसमें मुझे शंका है वो अपने दल की भगदड़ को रोकने के लिए, अपने लोगों को ये संदेश देने के लिए जो राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है, इसलिए उनकी मुलाकात आज हुई है, ऐसा मेरा मानना है। रंजीव जी, एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि ऑडियो डिस्टर्बेंस के कारण आप नहीं सुन सके, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाई हम अब एक सावधान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और जनता को, अपने लोगों को आगाह करेंगे कि 26 तारीख से वो शुरू करने जा रहे हैं इसी महीने की, और 27 अक्टूबर को एक महारैली करेंगे। जैसे वो अखिलेश के साथ गए थे तो वह एक महारैली की थी, आपको याद होगा, और बहुत बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने, और ऐसा लग रहा था कि वो अटूट बंधन है हिंदू मैरिज एक्ट की तरह। लेकिन बाद में ऐसा टूटा कि अब राजभर की पार्टी के भी टुकड़े टुकड़े इधर उधर जनता दल की तरह हो रहे हैं। कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि हम उन लोगों से सावधान कर रहे हैं अपने लोगों को जो जब सत्ता में रहते हैं तो वो अधिकार, हक, हुकूक के लिए कोई कानून नहीं बनाते, कोई सिस्टम नहीं बनाते, वो सत्ता के बाहर रहते हैं तो लालच देते हैं। एक बात वो ये कह रहे हैं। और संजय निषाद साहब कह रहे हैं कि भाई अगर कोई अपनी जातियों को के भला के लिए या अपने जो समाज के लिए भले के लिए मुख्यमंत्री से मिलता तो अच्छी बात है, स्वागत है, आना चाहिए। संजय निषाद भी सेफ किनारे बिना कोई टिप्पणी किए निकल जाते हैं। मेरा अपना मानना है कि क्या राजभर की विश्वसनीयता बची है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या उनके साथ कोई गठबंधन करेगी? मुझे इस बात पर संदेह, जैसा आप कह रहे हैं मुझे भी इस बात पर संदेह है। मुझे लगता है कि जो फ्यूजन पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, कि अब मिलाओ, अब गठबंधन ना करो बल्कि अंदर मिलाओ, इस विषय पर क्या सोचते हैं आप? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, राजनीति में विश्वसनीयता भी बहुत मायने रखती है, और ये दुर्भाग्य है कि किसी जाति के लोग भी अत्यंत किसी जाति की राजनीति करते हुए अपने पार्टी के गठन करने और विधायकों को जितवाने में कामयाब होने के बाद राजभर जी ने अपनी स्थिति ये कर ली है कि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है, कई लोगों के मन में ये सवाल आता है, उनका राजनीतिक स्टैंड क्या है? जब वो कभी किसी के साथ रहते हैं, हमको आपको सबको याद है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ी थी, या वो तो कहते हैं कि इस्तीफा दिया था, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं उनको निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस दौरान और उसके बाद
जिस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर लगा है वो हमने आपने सबने सुना है। इसके बाद वो सपा के गठबंधन में चले गए, फिर सपा के गठबंधन को छोड़ने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया। मुझे लगता है इस दौर में हम लोग राजनीति में आयाराम गयाराम के लिए अजीत सिंह जी को जिम्मेदार ठहराते थे, माना जाता था कि वो कभी किसी के साथ चले जा सकते हैं। हालांकि अब दिवंगत हो गए इसलिए उनके बारे में बहुत बोलना ठीक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि राजभर जी को अपनी विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी। आज की स्थिति इसकी आ गई है कि आज अगर वो मुलाकात कर भी रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ तो खुद उनके ही समाज में इसको लेकर के बहुत शंकाएं हैं कि वो क्यों मिल रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया हैंडल पर जो फोटो डाल करके ये लिखा गया है उसके जवाब में मैंने देखा कि उनके अपने समाज के लोगों ने ये कहा है कि आप अपने समाज के लिए नहीं मिले, वो आप अपने हित के लिए मिले। मुझे लगता है कि इस पर उनको पुनर्विचार करना पड़ेगा कि वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो करना ठीक है कि नहीं करना है। पार्टी उनकी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तय उनको करना है कि वो किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विश्वसनीयता बनाना राजनीति में जरूरी है। आपकी विश्वसनीयता अगर चली गई, खासतौर पर अगर आप अत्यंत पिछड़ी जातियों की राजनीति करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी गड़बड़ाना एक बहुत बड़े ऐसे जातीय समूह को के साथ अन्याय करना भी है जो दरअसल वंचित है, जो शोषित है, जिसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो अधिकारियों की लड़ाई में कोई विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो जाता है, ये बड़े राजनीतिक संकट का संकेत देता है। ठीक बात है। अर्कवंशी जी, बहुत सारे सवाल, रंजीव जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने देखा है, विश्लेषण किया है। बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में रंजीव जी रहे हैं बहुत मुख्य भूमिका में। वो कह रहे हैं कि विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज है। आप भी इस बात को मानते होंगे। कहीं ना कहीं राजभर जी ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। पहले भाजपा से छिटक कर और ऐसा लगा कि वो जीवन पर्यंत शायद गठबंधन के साथ में ही रहेंगे, अखिलेश यादव से बड़ा नेता उनकी नजर में कोई है नहीं। और फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो एसी वाला नेता बताने लगे और शुद्ध भाषा में यूपी की फिर खरा खोटा कहने लगे, गरियाने लगे। अर्कवंशी जी, तो क्या ये संकट नहीं है? क्या उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं है जो राजभर को नेता अपना मानते हैं? क्या वो दूसरा विकल्प नहीं देख सकते? एक ये सवाल है मेरा। दूसरा, जिस तरीके से पार्टी टूट रही है तो क्या ये जो तस्वीर, योगी से मिलने वाली जो तस्वीर है, क्या ये कुछ स्थितियों को रोक पाएगी, कुछ डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? ये संदेश जाएगा समाज के अंदर कि भाई कुछ हो रहा, अच्छा हो रहा है। अर्कवंशी जी। जी, आपने सवाल जो पूछा है मैं उनका एक एक करके उत्तर देता हूँ। जी बोलिए। सबसे पहले देखिए, जो योगी जी से मुलाकात हुई है वो दो मुद्दों को लेकर हुई है। एक है भर समुदाय, राजभर समुदाय को एसटी में शामिल करवाना। और राजभर जी ने बता दिया, वो अभी हमने चलाया उनका, उन्होंने बता दिया। थोड़ा आगे की बात करिए। जी, और दूसरा जो रीजन है वो है कि गरीबों पिछड़ों के जो घर हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है, जो जमीनों पर रह रहे हैं लेकिन उनके नाम पे पट्टे नहीं है, उनको दुश्मनी के कारण बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है। तो उन जगहों को चिन्हित किया जाए, तो उसके लिए योगी जी ने आश्वासन दिया है। दो चीजें। दूसरी चीज, आपने कहा कि विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी। देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि भाजपा 89 में कभी सपा के साथ थी, कभी वो बसपा के साथ आई, फिर वो बसपा और सपा के साथ गई। तो विश्वसनीयता सवाल नहीं होता है, सवाल होता है सरकार बनाने का। जब आप सरकार बनाते हैं तभी जनता के लिए काम कर पाते हैं। तीसरी चीज हो गई कि हमारे दल से टूट के गए हैं लोग। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि बहुत सारे लोग टूट के गए हैं। इक्का दुक्का चलता रहता है सभी पार्टियों में। भाजपा से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से भाजपा में आए, सपा से कांग्रेस में गए, भाजपा में गए, बसपा से टूट के जाते हैं लोग। ये चलता रहता है। इससे कोई नहीं, आपके नेताओं ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वो पार्टी तोड़वा रहे हैं। ये भी आरोप लगाया आपके नेताओं ने। पार्टी तोड़वाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बयान दिलवाए जा रहे हैं जो 2-4 लोग छोड़ के गए हैं उनके द्वारा, लेकिन ऐसा प्रतीत करवाया जा रहा है कि पूरी पार्टी टूट गई। पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। जब वो भाजपा के साथ भी गए थे तो हमारी विचारधारा अपनी जगह थी कि शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों का समान न्याय मिलना चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, बिजली फ्री होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। तो हमारे अपने एजेंडे होते हैं, हमारी अपनी विचारधारा होती है और उसमें से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है, उसके ऊपर ही चुनाव लड़ा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा अगर पीडीपी के साथ वो पूरी जिंदगी, जब से जनसंघ का निर्माण हुआ और भाजपा बनी, वो मुसलमानों का विरोध करती रही।
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है फिर तो कि पीडीपी के साथ कश्मीर में जब उसने एक साथ सरकार बनाई थी मिलके, तो क्या वो पीडीपी के रंग में रंग गई थी? नहीं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना होगा, उसके ऊपर वो साथ में गई। जब सपा के साथ गई वो या बसपा के साथ गई तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना होगा। सपा और बसपा इतने कट्टर दुश्मन है, 1995 के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कभी साथ आ सकते हैं, लेकिन उनके बीच में भी देखिए समन्वय हुआ ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना होगा, उसके ऊपर दोनों चुनावों के अंदर गए, चुनावों के बीच में गए, जनता के बीच में गए चुनावों के दौरान। तो मेरा कहने का मतलब है विश्वसनीयता तो तब मानी जाएगी जब हम अपने कार्य, जो विचारधारा है, जो हमारे कार्य हैं, जो हमारा घोषणा पत्र था उसको लागू करवाते हैं, तब हमारी जनता को, जो हमारे वोटर्स हैं, उनको भरोसा होगा। ठीक बात है, ठीक बात। अरकुवंशी जी पूरी बात आ गई। अब ज्ञानेश्वर जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। ज्ञानेश्वर जी, अरकुवंशी जी बात तो ठीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई भाजपा भी जब से बनी उसके बाद लगातार कई लोगों के साथ रही, दूसरों के सरकारें बनवाती रही, और फिर जब धीरे से अपने आप को उसने सशक्त किया तो अपनी सरकार बनाने लगी। तो भाई राजभर जी कहाँ गलत कर रहे हैं, वो भी अपना कहीं ना कहीं, लेकिन हमें लगता है कुछ जल्दी हो गया राजभर जी का, कुछ जो हृदय परिवर्तन जल्दी हो रहा है, मतलब अचानक इधर अचानक उधर। और ये आप लोगों ने क्या आज फोटो जारी करा दिया भाई ज्ञानेश्वर जी, ये क्या संकेत और संदेश दिलवाते हैं आप लोग बीच बीच में कर देते हैं राजभर जी के साथ में? देखिए, राजभर जी सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ, तो सभी को पता है। और वो सदन के मेंबर है, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, सदन के मेंबर है, सदन के नेता है, और सदन की मुखिया से मिलने के लिए किसी औपचारिकता की जरूरत तो है नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसी भी विधायक का मौलिक अधिकार है, अपनी बात कहने का मौलिक अधिकार है। इसका अन्यास कोई दूसरी तरफ से इशारा हो, ये क्या है, ऐसा कुछ भी अभी तक तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ, वो अपनी बात कहने गए थे, उनकी बात सही होगी तो सरकार मानेगी, नहीं सही होगी उस पर विचार करेगी, उसमें फिर और दुरुस्त करके उसको फॉलो करेगी। विचार सबका सुनना चाहिए, सबकी बात को सुनना चाहिए, सबकी बात। अरकुवंशी जी कह रहे हैं कि भाई राजनीति में विश्वसनीयता कोई चीज की जरूरत है नहीं, आप सरकार बनाइए, विश्वसनीयता अपने आप कायम हो जाएगी, एन केन प्रकार आपको सरकार बनानी है। आप इस विचार से कितना सहमत हैं ज्ञानेश्वर जी? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। विचार और सरकार दोनों में बहुत फर्क है। हम सरकार से कोसों दूर रहे, फिर भी हमने अपने विचारधारा को नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी अपने विचारधारा को नहीं छोड़ा। सरकार बनी नहीं बनी, अटल जी ने कहा था कि ऐसी सरकार को हम चिमटे से नहीं छुएंगे जहां भ्रष्टाचार सम्मिलित हो। तो हम अपने बात पे कायम है, हम अपने बुजुर्गों के आदर्श पे कायम है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पे जाके कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे राजभर जी के साथ कोई समीकरण बना रहे हैं कि नहीं? आप मोटे तौर पर बताइए दर्शकों को, वो जानना चाह रहे हैं। इस तस्वीर के आने के बाद बड़ा लोग व्यग्र थे। हमने आज अपने राजनीतिक संपादक शबी हैदर को दोनों नेताओं के पास भेजा, राजभर का भी आपने सुना, और आप संजय निषाद भी अपना किनारे किनारे डक करके भाग रहे हैं, और आप भी डक कर रहे हैं। अरे एक आधी गेंद खेलिए महाराज। द्विवेदी जी बोलिए। ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी, मैंने कहा कोई समीकरण बन रहा है क्या? नहीं, ऐसा अभी कोई समीकरण नहीं बन रहा है। जो हमारे साथ अलायंस पहले से हैं वो हम उनके साथ अलायंस में जाएंगे। नया अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा ये बहुत दूर कौड़ी है, बहुत समय है। ये बात राजभर जी भी कह रहे हैं भाई चुनाव आने दो, अलायंस उसी समय बनते हैं। अरकुवंशी जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए अरकुवंशी जी भी। जल्दी से हम राम लोटन जी के पास जाएंगे, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो जी। इतना ही कहना था, जो दो मुद्दे उठाए थे मुख्यमंत्री जी के सामने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी व्यवधान आ रहा है, बोलिए। और दूसरी जो उनकी शिकायत थी उसके लिए गृह जो मुख्य सचिव है उनको निर्देश दे दिया गया है। तो दोनों जो मांगे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप अभी कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी ठीक समझेंगे तो करेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं करेंगे, वो उससे आगे चले गए, कह रहे धन्यवाद है, दोनों काम कर दिए।
योगी जी जो मिलना नहीं चाहते थे राजभर जी से, वो धनाधन काम भी करने लगे। रामलोटन निषाद जी, आप भी एक बड़े वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं। रामलोटन जी एक बड़ी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं और पिछड़े अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं आप। ये बताइए कि क्या समाज के बीच विश्वसनीयता का संकट नहीं होता है क्या? जैसे अभी सुभाषपा के प्रवक्ता ने कहा कि विश्वसनीयता कुछ नहीं होती है, सीधे सीधे मसला यह है सरकार बनाओ, काम कराओ, वही विश्वसनीयता। रामलोटन जी, मैंने ये नहीं कहा विश्वसनीयता कुछ नहीं होती, गठबंधन करने से विश्वसनीयता खत्म नहीं होती। चलिए इसको भी जोड़ लिया जाए। रामलोटन जी बोलिए। विचारधारा हमारी अब भी वही है जो 5 साल पहले, 20 साल पहले जब पार्टी गठित हुई थी, वही विचारधारा। ठीक है, ठीक, आपकी बात आ गई। रामलोटन जी बोलिए। जी सर, पहले मैं बता दूं कि आज मैं जो आपसे बात करूंगा, मैं एक पार्टी के नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक मोस्ट बैकवर्ड और दलित के सोशल एक्टिविस्ट के रूप में बात करूंगा। ठीक है, करिए, स्वागत है आपका। ओम प्रकाश राजभर जी, करिए। कांग्रेस का नेता बेशक हूँ जी, लेकिन मैं आज जो है कि जो चर्चा का विषय है, जो ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेटे अर्कबंसी जी के साथ मिले होते तो मेरा सीना चौड़ा होता, लेकिन अर्कबंसी जी के साथ नहीं, अपने बेटा अरविंद राजभर के साथ मिले। संजय निषाद किसी दूसरे नेता के साथ नहीं, अपने बेटा श्रवण निषाद के साथ मिले। तो ये संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये फैमिलियर पॉलिटिक्स करते हैं, ये परिवारवादी नेता हैं और सौदेबाज नेता हैं। और अर्कबंसी जी धैर्य रखिएगा, मैं 2 बिंदुओं पर 2001 से पहले मैं ओम प्रकाश राजभर को जानता हूं, जब बाबतपुर में वो रिक्शा चलाते थे, और संजय निषाद को 2011 से पहले जानता हूं, जब गोरखपुर में अपनी बाइक में तेल नहीं डलवा पाते थे। अरे भाई, संघर्ष करके सभी लोग आते हैं राजनीति में, ये तो होता ही है, जो संघर्ष करते हैं वो जाते हैं। ठीक है, और अच्छी बात है। मैं 2019 में जाता हूं, जब ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कल्याण मंत्री थे, इस्तीफा देने के बाद 5 कालीदास मार्ग में गए थे। देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, तो ब्राह्मण भी मेरा भाई है, हमारे ओबीसी SC ST के लोग हर ऑफिस में हैं, क्योंकि मैं दूसरे ढंग की पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, मैं एक्टिविस्टिंग का काम करता हूं, और मैं 92 का बैचलर ऑफ जर्नलिज्म हूं। तो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो है 5 कालीदास मार्ग में 2019 में नंगा करके जोगी जी ने कितना पिटवाया था, ओम प्रकाश राजभर जी को भली बात ज्ञात होगा। संजय निषाद की बात मैं करता हूँ। अभी 1 हफ्ते से समाचार आप देख रहे थे, उन्होंने कहा कि 17 की पिछड़ी जातियों, 18 की पिछड़ी जातियों को शामिल करने के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 1 हफ्ते में ड्राफ्ट चला जाएगा। और कल संजय और ओम प्रकाश राजभर अपने बेटों के साथ मिले, और आज की जो न्यूज छन के आई है कि राजभर को एसटी में शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन किया जाएगा, और निषाद जातियों के लिए नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं 1 हफ्ता पहले भी मेरा बयान गया था, मैं कहता था कि ओवर संजय निषाद जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हो या सरकार के जो है कि प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। अरे भाई, सरकार में है वो निषाद जी, वो सरकार में है। संजय निषाद सरकार में है तो बोल रहे होंगे। ठीक है, रामलोटन जी का कुछ संपर्क गड़बड़ा रहा है। सरकार में ठीक है, आपकी बात आ गई रामलोटन जी। गगन यादव जी के पास चलते हैं। गगन जी, आपका भी दल है, जैसे रामलोटन जी कह रहे हैं कि भाई ये वो अपने बेटे के साथ मिले, वो अपने बेटे के साथ मिले। आपके दल की अध्यक्ष की भी परिवार के लोग राजनीति में हैं, पल्लवी पटेल जी राजनीति में हैं, उनकी दूसरी बेटी अनुप्रिया पटेल जी राजनीति में हैं। ये विश्वसनीयता का संकट नहीं होता आप लोगों के समाज के बीच में? सर, मैं पहले कह दिया कि मैं नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन में बात कर रहा हूँ, बट आई एम ए सोशल वर्कर। मैं समझ गया रामलोटन जी, बिल्कुल समझ गया, आपकी बात पूरी आ गई। एक सवाल गगन जी से, गगन यादव जी से, बोलिए। देखिए, पहले तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खास करके ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर विश्वसनीयता का एक संकट उत्पन्न हो गया है। और वो संकट इसलिए उत्पन्न हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो
पहली बार सत्ता में जाते हैं, मंत्री कैबिनेट बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका घोर अपमान किया जाता है। सत्य बात तो यह है कि घोर अपमान किया जाता है, घोर उनका अनादर किया जाता है, उनके सवालों को, उनके मुद्दों को इग्नोर किया जाता है और उससे पीड़ित होकर, उससे दुखी होकर वो उनकी उपेक्षा के बाद वो एक विपक्ष के गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ, हमारी पार्टी अपना दल कमेरावादी के साथ, और समाजवादी पार्टी के साथ जाने के पहले हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोग बनाते हैं, जिसमें अपना दल कमेरावादी, सुभाषपा, बाबू सिंह कुशवाहा, ऐसी तमाम छोटी छोटी ताकतें जो सामाजिक न्याय के सवाल पे लड़ रही हैं, वो मिलके, और जब उत्तर प्रदेश में निर्णय लेने का समय आता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों के साथ रहना है, तो उसके विपक्ष में लेना है, तो उसमें हम लोग निर्णय लेकर अखिलेश यादव के गठबंधन में जाते हैं और उसमें अपना दल कमेरावादी भी एक महत्वपूर्ण घटक रहता है। ये जरूर बात है कि सदन में हमारी संख्या कम हो सकती है, हम कम सीटें जीत के आए, लेकिन हम बड़े नजदीक तक लड़े और मुद्दे के आधार में जितने भी छोटे दलों की आप बात कर रहे हो, प्रकाश राजभर जी की बात हो, निषाद जी की बात हो, वीआईपी की बात हो, वीआईपी में रहे रामलोटन निषाद जी, गगन जी एक इसी से एक सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं उसको खत्म कर रहा हूँ। नहीं, मैं खत्म करने के लिए नहीं कह रहा हूँ महाराज, मैं पूरा मौका देता हूँ। ये हमारा जो मंथन है अलग किस्म का मसला है, ये उस तरह मुर्गी लड़ाने वाला शो ही नहीं है, हम वो करते नहीं, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। हम एक छोटा सा और सवाल इसमें ऐड कर रहे हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं, बड़ी जल्दी जल्दी चाहते हैं वो, ये भी एक सवाल है। देखिए, ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं, ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं, ये इस पे मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में वो रहे तो इतनी जल्दी जल्दी उनके बयान नहीं बदलने चाहिए। इससे हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जमीन में, गांव में जो चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर जी जिसके साथ रहेंगे अस्थायी तौर पे नहीं रहेंगे, ये विश्वसनीयता जो उनकी खत्म हो रही है, ये उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग उनके नेतृत्व को स्वीकार किए थे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए तैयार थे और हम लड़ने के लिए तैयार थे। ऐसे समय में बड़ा सोच समझ के राजनीति को मनोरंजन न बनाकर राजनीति को बड़ी गंभीरता से मुद्दे के आधार पर वो करें, ऐसी हम उनसे आज भी अपेक्षा करते हैं। अगर वो आज भी मुद्दे के आधार पर राजनीति करते हैं तो तमाम जो छोटी छोटी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार। ठीक बात है, बोलिए रघुवंशी जी, आप उंगली उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारा जो अलग हुए वो हम स्वतः अलग नहीं हुए, बल्कि हमें बाहर किया गया और उन्होंने बाकायदा खत जारी किया माननीय अखिलेश जी ने। उन्होंने कहा कि आपको जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां आप जाने को स्वतंत्र हैं। दूसरी चीज उनका कहना था इनडायरेक्ट वे में हम सम्मान नहीं दे पाएंगे। और देखिए यहाँ पे बात ये हुई थी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले जो मीटिंग होनी थी उप राष्ट्रपति चुनाव की लखनऊ में, उसमें पहले हमें निमंत्रण दिया गया, उसके बाद निमंत्रण वापस ले लिया गया और हमें बुलाया ही नहीं गया वहां पे, जबकि अन्य साथी दल मौजूद थे सपा के। रघुवंशी जी क्यों बुलाएंगे जब आप पानी पी पी के गरिया रहे हैं अपने सीनियर पार्टनर को, तो आपको क्यों बुलाएंगे? और उन्होंने बड़े सहज, कोई आपको निकाला नहीं, बेइज्जत नहीं किया, उन्होंने कहा भाई आपको जहां ज्यादा सम्मान मिले वो जाइए। तो अब इसके मायने निहितार्थ तो बहुत सारे निकाले जा सकते हैं जी। एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, एमएलसी चुनाव जब हो रहे थे तो एमएलसी चुनाव के अगले दिन ही, जब हमें टिकट नहीं मिल पाया था, तो अगले दिन ही जो लोकसभा उपचुनाव है उसके लिए हम लोगों ने आजमगढ़ में डेरा डाल दिया था और वहां पे दिन रात हमने मेहनत की थी। हमारा कहना बस इतना था कि एक बार अखिलेश जी वहां आ जाते। इस बात पे शायद उनको नाराजगी हो गई और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को अलग किया। नहीं, कुल मिला के एमएलसी की सीट बड़ी वजह थी, रंजीव जी जानते होंगे वहां पे क्या क्या गणित रहा। एमएलसी की सीट थी, लेकिन कुछ मसला था, फंसा था मामला। नहीं ठीक है कोई बात नहीं। अब रंजीव जी के पास चलते हैं। रंजीव जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस दौरान निकल कर आई। जो आपकी प्रारंभिक टिप्पणी थी उसके बाद अब मंथन अंतिम सोपान पे जा रहा है और अंतिम चरण में है। कुल मिलाकर ये क्या संकट नहीं होता है इनकी, क्या जो जिन जातियों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनकी राजनीति करते हैं, क्या उन जातियों को ऐसा नहीं लगता कि अपने बेटे, अपने दामाद, अपनी बेटी, ये जो दल हैं ये करते हैं, जो रामलोटन जी ने सवाल उठाया कि भाई ये अपनी बिरादरी के लिए कितना काम करते हैं। अगर मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो बेटा रहेगा, प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो बिटिया रहेगी, दामाद रहेगा। तो ये क्या जो सामाजिक
क्या ताना बाना इस तरह का होता है कि लोग आंख बंद करके ऐसे नेताओं को स्वीकार कर लेते हैं? क्या क्या गुणागणित है इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आंख बंद करके स्वीकार कर देते हैं। मुझे लगता है कि जनता के मन में अगर किसी के प्रति भरोसा जगता है, कोई विश्वास पैदा करने में कोई नेता कामयाब होता है, ये उस नेता की जिम्मेदारी होती है, जनता की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो नेता को पटरी पर रखे। नेता की जिम्मेदारी होती है वो उस भरोसे पर कायम रहे, उस भरोसे को बना कर रखने में कामयाब रहे। अभी आपने कहा कि लोटन राम जी ने एक टिप्पणी की है, गगन जी ने भी बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि राजनीति को मनोरंजन का अखाड़ा ना हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा जो जमीन पर काम करते हैं, जो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, अत्यंत पिछड़ी जाति ओबीसी के बीच काम करते हैं, उनके लिए दिक्कतें पैदा होती है जब कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला नेता ये तय नहीं कर पाता है, वो ढुलमुल रवैया अपनाता है कि उसको रहना किधर है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा संकट है, बड़ा सवाल है। मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी आपसे ये कहा था कि अगर ऐसी राजनीति करने वाले नेता, ऐसी राजनीति से मेरा मतलब जो पिछड़ों दलितों के बीच काम करते हैं, और राजभर जी तो बसपा से निकल कर आए हैं, उनका पुराना इतिहास रहा है, डॉक्टर राम जी जानते ही होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर उनका इस तरीके का जिसको हम कहते हैं कि राजनीति में स्खलन अगर हो रहा है, तो ये तय नहीं कर पा रही कि उनको जाना किधर है, तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है। जो समाज है जिसको दरअसल हक चाहिए, जिसको हक नहीं मिला है, और जिस हक के लिए हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से सक्रिय रहता है, उसमें ऐसा रंजीव जी जो हक दिलाने के नाम पर बेटा सांसद, दूसरा बेटा विधायक, तीसरा बेटा विधायक, बेटी सांसद, बेटी विधायक, ये कौन सा हक दिला रहे हैं लोग? इसीलिए अगर थोड़े बड़े पैमाने पर देखेंगे चौहान साहब, तो हम आप इस पूरे प्रकरण में आज बसपा की चर्चा नहीं कर रहे हैं जी। बसपा के साथ भी यही संकट खड़ा हुआ है जी। राजनीति में विश्वसनीयता गंवाने के कारण आज मायावती जी की स्थिति यह है, उनका वोट प्रतिशत 10-11% पर आ गया 2022 के चुनाव में, और सिर्फ एक विधायक जीत पाए जी। तो अगर आप राजनीति में अपनी विश्वसनीयता लंबे समय तक नहीं बना कर रख पाएंगे, तो राजनीति आपको नकार देगी, जनता आपको नकार देगी। आप राजनीति में आप कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों ने राजनीति में कई सारे दलों को डस्टबिन में जाते हुए देखा है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों की बहुत बड़ी संख्या है, और उनके बीच राजनीति करने वाले जो भी राजनीतिक दल हैं वो विश्वसनीयता पर कायम रहेंगे। सिर्फ ये टिप्पणी कर देना कि हम तो ये देखेंगे कि सरकार कौन बना रहा है और उसके साथ चले जाएंगे, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। राजनीति में सरकार बनाना ही सब नहीं होता है। मुझे लगता है कि उसके आगे भी राजनीति में बहुत सारी रंजीव जी एक छोटा सा और प्रश्न है, और मेरे दिमाग में संशय भी है कि ये जो 2024 की जो गुणागणित भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जो खबर थी कि योगी जी राजभर जी से बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे, कटुता बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि उनके बयानों से योगी जी बहुत आहत थे, वो बिल्कुल नहीं मिलना चाहते थे। लेकिन कोई गुणागणित बैठा या जो भी हो, जैसा अर्कवंशी जी कह रहे हैं उसी को सही मान लेते हैं, आमने सामने वो बैठे, चर्चा हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी को राजभर की जरूरत है? नहीं, मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी को आज के दौर में राजभर की किसी की जरूरत नहीं है। राजभर की कुछ ऐड करने की स्थिति में ऐसा मुझे नहीं लगता है। उनका प्रभाव लोकसभा के हिसाब से बहुत हुआ तो मुंह में और थोड़ा सा गाजीपुर में होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इतना सक्षम है वो अपने दम पर किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ ले और जीत ले। मुझे लगता नहीं है कि राजभर जी को एनडीए में शामिल करने में उनकी कोई रुचि होगी। हाँ, राजभर जी की जरूर मजबूरी है, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, हालांकि उनके प्रवक्ता इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन मेरा दृढ़ मत है जो पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है उसको मैसेजिंग करने के लिए, उसको एक संदेश देने के लिए कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, हम लोग आज भी प्रासंगिक हैं, ये सारा प्रयास हो रहा है। इसके आगे कहानी कहीं कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में राजभर जी को फिलहाल शामिल करने जा रही है। बाकी राजनीति में एक रात भी बहुत लंबी होती है, कल को क्या हो जाए हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल तो मुझे इसकी संभावना नहीं है। ठीक है रंजीव जी, 20-20 सेकंड में अपनी बात करेंगे अर्कवंशी जी और गगन यादव। 20-20 सेकंड में, अब बिल्कुल वक्त नहीं है जी। देखिए, पूर्वांचल में जो राजवंश समुदाय है उसकी आबादी लगभग 18 से 22% है, और हमारे साथ केवल राजवंश समुदाय नहीं जुड़ा हुआ है, हमारे साथ सभी वंचित समुदाय जो किसी भी जाति का हो वो भी जुड़ा हुआ है। तो भाजपा का भी ये मानना है कि एक साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये उनको सोचना है। लेकिन हम अपने संगठन को धरातल पर मजबूत कर रहे हैं। 26 सितंबर से 27 अक्टूबर तक हमारी रैली चलेगी और सावधान यात्रा निकलेगी यूपी के 75 जिलों में, जो जाके समाप्त होगी पटना के गांधी मैदान में। ठीक बात। उससे हमारी ताकत का अंदाजा सभी दलों को और पूरे प्रदेश को हो जाएगा, दोनों प्रदेशों की जनता को। ठीक बात है।
गगन यादव जी 20 सेकंड में समाप्त कीजिएगा, 20 सेकंड में। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की विश्वसनीयता को लेके बात हुई, साथ में भारतीय जनता पार्टी का भी जो विश्वसनीयता है उसका भी पोल इसमें खुलता है। पोल इसलिए खुलता है कि ये नेट टू नेट जो उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ाई हुई है, जरूर वो जीते हैं, हमारा गठबंधन अपना दल कबीरावादी का, सुभाषपा का, सपा का हारा है, लेकिन जो बिहार में चीजें बदली उसके बाद भाजपा भी डर गई है। और वो भी इस तरह की जो ये बैठकें हो रही हैं जिसपे आप ये डिबेट करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपने अपने नीतियों, सिद्धांतों, मूल्यों, राजभर जी भी पटना ही जा रहे हैं, जहां से आप जहां से बदलाव आप लेकर आ रहे हैं, राजभर जी भी पटना ही जा रहे हैं। जी की बात करने वाले ही सबसे ज्यादा अवसरवाद को बढ़ावा दे ठीक रहे बात हैं। आ गई। ज्ञानेश्वर जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अंदर से थोड़ा बहुत हिल रही है क्या? बहुत जल्दी? कहीं कुछ नहीं हिल रहा है, कहीं कुछ नहीं हिल रहा है। हम आज की डेट में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं बिना किसी गठबंधन के। ठीक बात है, ठीक बात है। रामलोटन जी अंतिम टिप्पणी, रामलोटन जी, रामलोटन निषाद जी हैं, सुन रहे हैं हमें? और जहां तक रामलोटन जी की एक बात थी, वो परिवारवाद से बड़ा उनको चिढ़ है, तो उनको तो कांग्रेस पार्टी पहले छोड़ देनी चाहिए। नहीं रामलोटन जी, इस डिबेट में एक्टिविस्ट के रूप में भैया वो पहले कह चुके हैं, वो पहले कह चुके मैं एक्टिविस्ट हूँ, कांग्रेस की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, तभी वो टिप्पणी कर रहे हैं। रामलोटन जी अंतिम टिप्पणी, मंथन की अंतिम टिप्पणी आपसे, बोलिए। अगर 2 मिनट का समय हो, मैं पूर्वांचल का हूँ, जैसा मेरे अर्कवंशी जी का है, मैं लोगों का सम्मान करता हूँ हरदोई और सीतापुर में। राजभर का वोट इन्होंने 18% बताया, मैं बाई हार्ट बताऊंगा। रामलोटन जी बहुत जल्दी समाप्त कीजिए, अब 20 सेकंड है मेरे पास, बहुत जल्दी प्लीज। 22 सीट पर राजभर पूरे पूर्वांचल के कोना में प्रभावी है। एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है, आज मुझे खेद हो रहा है संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर पर, कि साल क्षमासा रहो भटोला, तब जाना भरवन का टोला। ओम प्रकाश राजभर की भाषा समझने के लिए साल 6 महीना अर्कवंशी जी को, निषाद जी को, किसी पंडित जी, ठाकुर जी को उनके घर और आसपास रहना पड़ेगा। और एक गोरखपुर में कहावत कही जाती थी कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। ये दोनों बाप बेटों की पार्टी, परिवार की पार्टी जो है, पूरा अति पिछड़ों को अपमानित करने का, सामाजिक न्याय से वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और कल जो दोनों पार्टियों के बाप बेटा मिले हैं, अर्कवंशी जी के साथ ओम प्रकाश राजभर मिलते, स्वागत करता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद, ये परिवारवादी हैं, ये केवल अपने समाज को, अति पिछड़ों को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का काम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रामलोटन निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त बिल्कुल नहीं है, मंथन अंतिम सोपान पर पहुंच चुका है। रंजीव जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी का भी, और सारे मेहमानों का, बहुत सारे मेहमानों का, अर्कवंशी जी का भी शुक्रिया, सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और गगन यादव जी का भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, इस मंथन कार्यक्रम को देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते आपको एक ऐसी तस्वीर के साथ छोड़ जाएंगे जो एक अद्भुत तस्वीर है। राजनीति अपनी जगह है और स्वाद अपनी जगह, इसलिए आप मलयाली यानी मलयाली जायके का आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए, और कांग्रेस को इस यात्रा में, आप कांग्रेस की इस यात्रा से जाएगा आएगा या नहीं, ये भविष्य पर छोड़ दीजिए कि इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इसके परिणाम कुछ भी होंगे, ये 2024 के बाद पता चलेगा, 2024 में पता चल पाएगा। देश कितना जुड़ेगा, लोग कितने जुड़ेंगे, कांग्रेस से जुड़ेंगे, जो देश का जो सोशल फैब्रिक है वो कितनी मजबूत होगी, ये आगे की बातें हैं। लेकिन ये शानदार तरीके से इन व्यंजनों का लुत्फ लीजिए, देखिए किस तरीके से यात्रा के दौरान यात्रा का एक ये भी रंग। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।